नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब एनालिसिस में जिसमें हम बात करने वाले हैं बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड की। जैसा कि आप में से काफ़ी लोग इस ब्रांड से फ़ैमिलियर होंगे कि ये नमकीन भुजिया वगैरह बनाती है, तो आज के इस बिज़नेस एनालिसिस में हम कंपनी का इनसाइड आउट जानेंगे कि कंपनी एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, इन फ्यूचर क्या प्रोडक्ट्स में कंपनी जा रही है और कंपनी का एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल क्या है। यानी क्योंकि इस भुजिया और नमकीन के अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के और साथ ही साथ नई कैटेगरीज में भी कंपनी एक्सपेंड कर रही है, तो उस सब की बात हम आज के इस वीडियो में करेंगे। और सबसे पहले मैं अब शुरुआत में आपको ये बता देता हूँ कि हम बिजनेस इस वीडियो में क्या क्या एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस और उसके फंडामेंटल्स, यानी कि कंपनी का क्या करती है, कहाँ पे कंपनी सामान बेचती है, कहाँ पे इन फ्यूचर जाना चाहती है, कितनी इनकी कैपेसिटी है, और उसके बाद फिर इनके फंडामेंटल्स के आज के डेट में ग्रोथ रेट्स कहाँ पे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू इक्विटी रेशियो और कैश फ्लोज कंपनी के किस तरह है। फिर हम बात करेंगे कंपनी की वैल्यूएशंस की और टेक्निकल्स की कि आज के डेट में वैल्यूएशंस जो है वो महंगे हैं, सस्ते हैं या ठीक ठाक हैं। टेक्निकल्स जो है वो हमें क्या बता रहे हैं कि इन फ्यूचर इमीडिएट 6 महीनों में कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, तो उसकी बात करेंगे हम। कुछ टेक्निकल्स की बात करेंगे जैसे RSI हो गया, वॉल्यूम्स हो गया उनकी। फिर हम बात करेंगे की डेवलपमेंट्स और ग्रोथ फैक्टर जो इन फ्यूचर कंपनी के जो ग्रोथ है उसको इंप्रूव कर सकते हैं या यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर जो कि इन फ्यूचर ऑपरेटिंग लेवरेज में भी कंपनी की हेल्प कर सकते हैं, जिससे कंपनी के इन फ्यूचर मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे रिस्क मैनेज, जो कंपनी के की रिस्क हैं कि क्या क्या रिस्क है कंपनी के में आज की डेट में, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे एट द एंड समरी की, जिसमें हम ग्रोथ, वैल्यूएशन, टेक्निकल और की डेवलपमेंट्स को लेके समराइज करेंगे कि क्या लगता है कि इन फ्यूचर कंपनी का जो स्टॉक है वो किस तरह परफॉर्म कर सकता है। अगेन, इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा बाइंग और सेलिंग का, ये एक मेरा पर्सनल एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कंपनी की आज की डेट में हमें दिख रहा है। यहाँ पे इन फ्यूचर कोई भी डेवलपमेंट होता है जो जहाँ से इंप्रूवमेंट आ सकता है बिजनेस में या कुछ खराब हो सकता है, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो आज का दिन जो है वो है 13 मार्च 2026। तो आज के दिन हम एनालिसिस कर रहे हैं और इसके बाद कोई भी अगर डेवलपमेंट होगा वो इस वीडियो में यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलरली यहाँ पे इसी तरह का बिजनेस एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस लेके आता रहूँगा, जिससे आप खुद सीखेंगे कि एक बिजनेस को डिफरेंट एस्पेक्ट से हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले बिज़नेस के बारे में। तो सबसे पहले तो बिज़नेस जो है इसका 60 से 65% जो रेवेन्यू है वो नमकीन, भुजिया और जो अपने ट्रेडिशनल जो इंडियन स्नैक्स है उनसे आता है। तो प्राइमरी ब्रांड्स फॉर एथनिक लाइक भुजिया, नमकीन एंड स्वीट्स। तो पैकेज स्वीट्स जो आपको मिलते हैं, आपने हल्दीराम्स के देखे होंगे, क्योंकि ये बीकाजी जो है वो अभी हर एक कॉर्नर में नहीं है इंडिया के। तो काफ़ी सारे जो मार्केट्स हैं उसमें ये अभी रिसेंटली एंटर हुआ है। जो इनकी कोर मार्केट्स हैं आज की डेट में वो हैं राजस्थान, असम और बिहार। तो राजस्थान, असम और बिहार में ये ब्रांड काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन कुछ और पार्ट्स जो इंडिया के हैं वहाँ पे ये धीरे धीरे इन फ्यूचर एक्सपेंड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम इनका फुटप्रिंट देखते हैं तो हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने कोर और यहाँ, तो ये देखें अगर आप दिल्ली, NCR, गाज़ियाबाद और उसके बाद कुछ साउथ सदर्न रीजन्स में धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं। आज के डेट में जो उनका कोर मार्केट है वो है अपना राजस्थान हो गया, असम और बिहार। तो ईस्टर्न इंडिया और कुछ हद तक वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इस तरफ ये कंपनी आज के डेट में सामान अपना ज़्यादा बेचती है और धीरे धीरे ये दूसरी स्टेट्स में भी इन फ्यूचर एक्सपेंड करना चाहती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी पिछले 2-2.5 सालों में डबल हो गया। तो जो कंपनी है वो धीरे धीरे नए एरियाज़ में एक्सपेंड कर रही है, लेकिन आज के डेट में ये पूरे इंडिया में हर एक कॉर्नर में आपको इसके प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आप साउथ से हैं तो आप शायद इस ब्रांड से फैमिलियर नहीं होंगे। उसके बाद फिर अगर हम बात करें, आज के डेट में कंपनी के पास 9 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ हैं और टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है एज ऑन दिसंबर 2025 वो है 3,25,320 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे पैकेज स्वीट्स हो गया, नमकीन हो गया, भुजिया हो गया, अपना चिप्स हो गया। तो ये सब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इमेज इलिस्ट्रेशन के लिए आपको काम आएगी कि किस तरह की कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। अब रिसेंटली इन्होंने एक हेज़लनट फैक्ट्री करके कंपनी में 40% कुछ स्टेक एक्वायर किया है, जिससे कि ये रिटेल सेगमेंट में और प्रीमियम कैटेगरी में एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने रिसेंटली एक नई सब्सिडरी अपनी शुरू की है जिसका नाम है बीकाजी बेक्स। बीकाजी बेक्स नाम से, जिसमें ये क्रोसॉन्ट हो गया, ब्रेड वगैरह हो गया और कुछ फ्रोज़न कैटेगरी हो गया, तो उसमें ये धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली कंपनी एक स्नैकिंग और इंडियन पैकेज्ड फूड
जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उस तरीके का काम करती है, जिसमें ये अब इन फ्यूचर प्रीमियम कैटेगरी में जा रही है, जहाँ से हेज़लनट फैक्ट्री में इन्होंने एक्सपैंड किया और रिसेंटली इन्होंने अपना एक क्यूएसआर भी खोला है। आई थिंक राजस्थान में इन्होंने अपना रिसेंटली क्यूएसआर खोला था FY 2025 में। तो वो धीरे-धीरे ये टेस्ट कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर वो अच्छा करता है तो ये और उसको इन फ्यूचर भी एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे हल्दीराम्स का आप देख सकते हैं, या बीकानेर वाला, तो उस तरह का ये एक क्यूएसआर सेगमेंट में भी धीरे-धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं, जहाँ से ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से इन फ्यूचर आ सकती है। तो चलिए अब हम कंपनी के बारे में बात करते हैं फंडामेंटल्स की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ और मार्जिन्स की। तो जिसमें हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करेंगे और मार्जिन में हम ऑपरेटिंग और EBITDA जो मार्जिन है उनकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रिटर्न रेशियो की, जिसमें हम बात करेंगे ROE और ROC दोनों की। फिर हम कैश फ्लोज की बात करेंगे कि पिछले 5 साल में कैश फ्लोज किस तरह रहे हैं। और फिर हम एट द एंड बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो अगर आप ग्रोथ देखें तो 2021 में ये 22% था, 2022 में ये 22.90% था, 2023 में 22.04% था, और उसके बाद 2024 और 2025 में ये नीचे को आया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रोथ रेट जो है वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है। उसका रीज़न क्या है कि ओवरऑल मार्केट में भी स्लो डाउन है और कंपटीशन काफ़ी हाई है, लोगों के पास पैसा कम है। लेकिन अब जो GST कटा है, शायद उससे थोड़ा सा ग्रोथ में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल जाए, और साथ ही साथ कंपनी ने भी कुछ इस तरह के मेजर्स लिए हैं जिससे इन फ्यूचर ग्रोथ यहाँ से इंप्रूव हो सकती है। उसकी हम बात की डेवलपमेंट सेगमेंट में करेंगे कि क्या मेजर्स कंपनी ने लिए जिससे इन फ्यूचर कंपनी की ग्रोथ जो है यहाँ से इंप्रूव हो सकती है। फिर अगर हम बात करें क्वार्टरली की, तो मार्च में नेगेटिव ग्रोथ था, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में अगर हम देखें तो थोड़ा सा ग्रोथ में हमें इंप्रूवमेंट दिखा है, 15% और 10%। हालांकि उतना कोई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके मार्जिन इंप्रूवमेंट में के काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं इस कंपनी में, इसलिए इनकी पैट ग्रोथ लेवल पे पिछले 2 क्वार्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। यहाँ पे अगर हम फिर पैट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी लंपीनेस रही है पैट ग्रोथ में, क्योंकि मार्जिन काफ़ी फ्लक्चुएट किए हैं पिछले 2-3 सालों में। अगर 22 में देखें तो नेगेटिव ग्रोथ था 14% का, 23 में 76% का ग्रोथ था, 24 में 94% का ग्रोथ था, और फिर उसके बाद 24 में, एक मिनट, हम यहाँ पे इनका स्क्रीनर पे जाके देखते हैं अगर हम, तो इनके ग्रोथ रेट्स यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नेगेटिव 14%, और उसके बाद फिर 23 में ग्रोथ था 76%, 24 में 94% का ग्रोथ था, 25 में नेगेटिव 24% का ग्रोथ था। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट रही है ग्रोथ जो है इन कंपनी की, क्योंकि उसका रीज़न अगर आप देखें तो मार्जिन बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं इनके। देखें 9%, फिर 11%, फिर 9%, 11%, 17% एकदम यहाँ पे, उसके बाद फिर ये 13%। तो मार्जिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, उसी वजह से इनका ग्रोथ रेट भी काफ़ी कम, काफ़ी वॉलेटाइल है। फिर अगर हम बात करें पिछले 2-3 क्वार्टर की अगर हम देखते हैं तो ग्रोथ रेट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पे अगर आप देखें नेगेटिव 39% था, फिर उसके बाद नेगेटिव 62%, यहाँ पे बहुत ही खराब ग्रोथ रेट हुआ था। देखिए 208 से गिरा 40, 13, नेगेटिव 39, नेगेटिव 62। उसके बाद फिर इंप्रूवमेंट आया, पॉजिटिव 3% ग्रोथ, पॉजिटिव 20 और पॉजिटिव 118% ग्रोथ। अब इसका रीज़न अगर हम देखें तो थोड़ा सा मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, और इन फ्यूचर कंपनी टारगेट कर रही है शायद यहाँ से और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप देखें तो ये नेगेटिव ग्रोथ का मतलब ये था, यहाँ पे 26% के इनका मार्जिन बढ़ गया था। उसका रीज़न क्या था, इन्होंने जो इनको PLI से बेनिफिट मिले थे वो अपने रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर दिए थे इस क्वार्टर में, मार्च 2024 में। इस वजह से इनके मार्जिन अगर आप देखें 26% पहुँच गए थे, और उस बार इनका ग्रोथ भी 208% था। तो ये एक वन ऑफ था जिसको हमें इग्नोर करके देखना चाहिए था। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो शायद ग्रोथ रेट इतने बुरी तरीके से नहीं करा, लेकिन फिर भी ग्रोथ रेट यहाँ से लग रहा है कि शायद इन फ्यूचर इंप्रूव हो सकता है। उसके हम ट्रिगर्स की भी बात करेंगे कि कहाँ से इन फ्यूचर इंप्रूव हो सकता है, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर में यहाँ पे इंप्रूवमेंट तो देखने को मिला है हमें। फिर अगर हम बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे पिछले 3-4 क्वार्टर में, कि 12%, फिर 15%, फिर 15% और फिर 12%। फिर अगर हम बात करें FY 2025 के टोटल मार्जिन जो है वो 13% है, और 5 साल के जो एवरेज है वो 12.2% है। तो मार्जिन लगभग जो हिस्टोरिक एवरेज है उसके आसपास ही घूम रहे हैं अगर हम एवरेज लेवल पे देखें। लेकिन यहाँ से इन फ्यूचर इंप्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि कंपनी ने गाइड किया है कि इन फ्यूचर उनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो यहाँ से बढ़ेगी। तो शायद यहाँ से थोड़ा इंप्रूवमेंट हमें मार्जिन को देखने को मिले मार्जिन में, और शायद स्टेबल जो मार्जिन है वो 13-14-15% की रेंज में ही रहें। उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट तभी मिलेगा अगर इनकी जो नई प्रीमियम कैटेगरी है हेज़लनट फैक्ट्री, उसमें तेज़ी से ग्रोथ आती है। तो मार्जिन ओवरऑल आज के डेट में ठीक ठाक लग रहे हैं। यहाँ से थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है अगर यहाँ पे इन फ्यूचर कंपनी के जो प्रीमियम कैटेगरी है उसमें एक्सपेंड करती है, और इनका यूटिलाइजेशन लेवल जो कि आज के डेट में 50% के आसपास है, तो अगर वो इंप्रूव होता है तो ऑपरेटिंग लेवरेज का अच्छा प्ले हो सकती है कंपनी।
फिर अगर हम बात करें आरओसीई की, तो आरओसीई फ्लक्चुएट किया है, लेकिन फिर भी 20% के आसपास का एवरेज रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें 21 में 21% था, 22 में ये लगभग 15% से नीचे गिर गया 14.27%, 23 में ये फिर 19%, 24 में 28% और 25 में ये फिर 20% के आसपास घूम रहा है। और यहाँ से अगर मार्जिन इनके इंप्रूव होते हैं तो यहाँ से इनका जो आरओसीई और आरओई है वो भी दोनों इंप्रूव हो सकता है। आरओई भी देखें तो इसी तरह फ्लक्चुएट कर रहा है, तो 14.87%, फिर 9.25%, फिर अगर हम देखें 23 में 14.22%, 21 में ये देखें 21 में एक और 21 नहीं 24 में एक और चीज़ हुई थी। तो यहाँ पे इनके मार्जिन जो इंप्रूव हुए थे वो उसका क्रेडिट जो है वो पीएलआई स्कीम को भी जाता है। तो शायद यहाँ पे अगर वो पीएलआई का बेनिफिट हम हटा देते तो शायद ये मार्जिन 13% के आसपास ही होते। तो मार्जिन ओवरऑल कंसिस्टेंटली इंप्रूव किए इनके, ये वन ऑफ था, इस वजह से यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी दिख रही है आरओसी और आरओई में और मार्जिन में और ग्रोथ में सब में। लेकिन यहाँ से लगता है कि शायद मार्जिन स्टेबलाइज कर जाए 15% के आसपास। अगर ऐसा होता है तो शायद इन फ्यूचर कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो इंप्रूव हुए पैट लेवल पे, क्योंकि अगर हम आज के डेट में देखें तो ब्लेंडेड अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ के मार्जिन देखें तो 14% पे पहुंच गए हैं। और जैसे जैसे यूटिलाइजेशन लेवल इंप्रूव होगा तो शायद ये 15 से 16% के रेंज में भी जा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अगर जाएंगे तो तभी जाएंगे अगर इनका जो आज के डेट में प्लांट यूटिलाइजेशन लेवल है, यानी कि अगर इनके पास 3,25,000 की जो भी कैपेसिटी है उसका ये 50% यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में। और इन फ्यूचर जो भी ग्रोथ होगी वो अब सीधा बॉटम लाइन पे फ्लो करेगी, क्योंकि जो भी इनके एक्सपेंसेस होने थे वो इन्होंने मेजर जो केपेक्स करना था वो कर चुके हैं। अब इन फ्यूचर जो ग्रोथ करेंगे वो इनका बॉटम लाइन में ज़्यादा जाएगा, तो इस वजह से इनका मार्जिन इंप्रूव होने का यहाँ पे इन फ्यूचर ट्रिगर है। और उसी वजह से हमें लगता है कि आरओई और आरओसी दोनों भी इंप्रूव हो सकते हैं इन फ्यूचर। फिर अगर हम कैश फ्लोज की बात करें तो 5 साल का एवरेज 64.12% है और हर एक साल में अच्छा रहा है, लेकिन सिर्फ 2022 में थोड़ा सा ये लोअर साइड में था। तो ओवरऑल कैश फ्लोज काफ़ी अच्छे हैं और पॉजिटिव हैं, तो कैश फ्लोज में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से शायद थोड़ा और इम्प्रूव भी हो सकते हैं कैश फ्लोज। फिर अगर हम बात करें डेट लेवल पे तो कंपनी नेट डेट फ्री है। टोटल जो नेट कैश पोजीशन है वो 64 करोड़ की है। यहाँ पे अगर हम इनकी बैलेंस शीट जाके देखते हैं तो ये देखें तो डेट इन्होंने यहाँ पे लिया है। इस साल डेट थोड़ा सा बढ़ा है, 224 करोड़ के आसपास गया है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इनके पास आई थिंक कैश है 286 करोड़ का। तो कैश बैलेंस भी बढ़ा है और डेट भी बढ़ा है। उसका रीज़न क्या है, इन्होंने रिसेंटली कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है जिस वजह से इनका डेट बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी नेट डेट फ्री है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो ग्रोथ को छोड़ दें तो वहाँ पे थोड़ी सी वॉलिटिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन अगर ग्रोथ थोड़ा इंप्रूव होता है तो ओवरऑल फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं कंपनी के, क्योंकि मार्जिन इंप्रूवमेंट के काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं जिसकी हम बात की डेवलपमेंट में करने वाले हैं। तो चलिए अब ग्रोथ के बाद हम आ जाते हैं वैल्यूएशंस पे। तो वैल्यूएशंस यहाँ पे जो रियल प्रॉब्लम है वो वैल्यूएशंस है इस कंपनी की। अगर 3-3.5 साल का कंपनी को हो गया लिस्ट हुए तो 3-3.5 साल का एवरेज अगर हम पी देखें तो 75.4 टाइम्स है और आज के डेट में 60.6 टाइम्स है। तो सस्ता तो किसी भी एंगल से नहीं है, और वो भी 10 जब ग्रोथ 12-13-15% के आसपास हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम 5 साल का एवरेज पी ये देखें तो हाईएस्ट जो पी गया था वो 100 के ऊपर यहाँ पे चला गया था। ये तो आई थिंक वन ऑफ, इसमें मार्जिन थोड़े कम थे, लेकिन उसके अलावा भी 100 के आसपास का पी रहा है इसका। तो अगर हम आज के डेट में देखें तो अगर उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो सस्ता लगेगा, लेकिन ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म में वैल्यूएशंस जो है वो सस्ते नहीं है। और सेम ट्रेंड अगर हम देखें तो प्राइस टू बुक और प्राइस टू सेल्स में भी हमें यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। 6.4 टाइम्स का एवरेज है 3 साल का और 5.2 साल का आज के डेट में है। सेम अगर प्राइस टू बुक देखें तो 13.2 और 10.2। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस आज के डेट में सस्ते तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन जरूर आया। लेकिन यहाँ से अगर ग्रोथ रेट सपोज 20-22% का अगर कंपनी रेवेन्यू लेवल पे ग्रोथ करती है और थोड़ा सा मार्जिन इंप्रूव करती है तो शायद ये वैल्यूएशन जस्टिफाइबल लगे, लेकिन आज के डेट में वैल्यूएशंस जो है वो बिल्कुल भी फेवरेबल तो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वैल्यूएशन अगर आप वैल्यूएशन कॉन्शियस इन्वेस्टर हैं तो ये वैल्यूएशंस आपके लिए नहीं है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, अगर यहाँ से ग्रोथ रेट इंप्रूव होता है तो शायद ये वैल्यूएशन थोड़े से रीजनेबल होना शुरू हो जाए, और स्पेशली अगर ग्रोथ रेट इंप्रूव होता है तो स्टॉक जो है वो यहीं पे रहता है, तो अपने आप वैल्यूएशन थोड़ा और इंप्रूव हो जाएगा। तो ओवरऑल आज के डेट में वैल्यूएशन जो है वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो वैल्यूएशन के बाद अगर हम बात करें प्राइस ट्रेंड की तो आज के डेट में जो बेरिश इन्वायरमेंट है ओवरऑल मार्केट में भी, जैसा कि आपको पता है, लेकिन जो स्टॉक है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसकी झलक हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम इनके टेक्निकल्स जाके देखते हैं चार्ट पे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लियर डाउन ट्रेंड में एंटर कर चुका है स्टॉक यहाँ पे, और जो पॉजिटिव वीक है वहाँ पे थोड़ी सी जो वॉल्यूम्स है वो कम होते हैं, जो नेगेटिव वीक है वहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो ओवरऑल वीकनेस नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा सप्लाई भी नज़र आ रही है स्टॉक में। फिर अगर हम बात करें इनके EMA की तो दोनों EMAs भी अगर हम देखें तो 30 और EMA 30 और 40 और 10 दोनों डाउनवर्ड्स हैं और 10 जो है वो 40 के नीचे है। तो ओवरऑल ये बेरिश इन्वायरमेंट में आज के डेट में, लेकिन यहाँ से अगर ये प्राइस स्टेबलाइज होता है, साइडवेज जाता है, थोड़ा सा
ब्रेकआउट टाइप देता है तो शायद ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन आज के डेट में आई डोंट सी कि कोई पॉइंट की इस लेवल पे इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। अगर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है, और हो सकता है स्टॉक कल को 20% ऊपर हो जाए, सर्किट लग जाए, नो वन नोज दैट। तो आज के डेट में अगर हम आज के इन्वायरमेंट और ट्रेंड के हिसाब से और वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो जो प्राइस ट्रेंड है वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं लग रहा है। फिर अगर हम देखें RSI, तो RSI जो है वो बिलो 40 है, 37 के आसपास घूम रहा है, 37-38 के आसपास। यहाँ पे अगर हम देखते हैं RSI, तो जो कल वीक क्लोज हुआ है आज का दिन, तो RSI इनका 35 के आसपास है। तो RSI भी काफ़ी वीकनेस शो कर रहा है प्राइस ट्रेंड में। जो प्राइस है वो EMA 40 के नीचे है। अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, जो कि मैं दिखाता हूँ आपको, तो अगर प्राइस इस तरह से, ये देखें, अगर आप इस तरह का कंसोलिडेशन आपको मिलता है यहाँ पे, और ये जो मूविंग एवरेजेस है वो साइडवेज जाती हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा वॉल्यूम्स के साथ ऊपर को जाता है स्टॉक, तो शायद एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे हो सकती है। लेकिन वैल्यूएशन को भी आपको देखना होगा कि वैल्यूएशन उतने सस्ते नहीं है, तो इसीलिए इस स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ टाइम में पिटाई हुई है। जैसे अंडर परफॉर्मेंस जो निफ्टी के 500 के हिसाब से हम देखें तो स्टॉक ने मैसिवली अंडर परफॉर्म किया पिछले 1-1.5 साल में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सितंबर 2024 में इनका टॉप लगा था, जब मार्केट का टॉप हुआ था, और वहाँ से ये लगभग 1000 रुपये का स्टॉक था वहाँ पे टॉप में, और आज के डेट में ये लगभग 600 के आसपास घूम रहा है, यानी कि ऊपर से 40% का करेक्शन आ चुका है। लेकिन उसके बाद भी वैल्यूएशन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं नजर आते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा और करेक्ट होता है, थोड़ा सा ग्रोथ आता है, तो शायद वैल्यूएशन फेवरेबल नजर आने लग जाए, और उसके बाद अगर ये साइडवेज जाता है तो शायद वहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगेन कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग और सेलिंग का। अगर आप बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं तो आपको अपना एनालिसिस खुद करना है, और अपना डिसीजन आपको अपने बेस पे लेना है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं की डेवलपमेंट्स पे, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन फ्यूचर कंपनी की ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो जैसा कि हमने बोला कि आज के डेट में इनका यूटिलाइजेशन लेवल अराउंड 50 से 52% है। तो जब कंपनी का जो टारगेट है वो अराउंड 70 से 75% को तक लेके जाना है इस यूटिलाइजेशन लेवल को। इसका मतलब ये है कि आज की डेट में जितनी भी कंपनी की कैपेसिटी, यानी कि अगर कंपनी के पास 100 पैकेट बनाने की कैपेसिटी है कंपनी के पास, उसमें से कंपनी सिर्फ 50 से 55 ही बना पा रही है। 52 लगा लें, आप 52 लगा लें, तो 50 से 55 के आसपास बना पा रही है। और ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इन फ्यूचर ये आने वाले 2 से 3 सालों में 70 से 75% तक यूटिलाइजेशन लेवल ले जा पाएंगे, यानी कि 100 में से 70 से 75 ये पैकेट चिप्स बना के बेच पाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो कंपनी के पास जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो ह्यूज है। यहाँ से जो मार्जिन आपको आज की डेट में 13-14% के आसपास मार्जिन तो दिख रहे हैं, शायद यहाँ पे 1-2% का और इंप्रूवमेंट हो सकता है, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। तो अगर ग्रॉस मार्जिन जब इंप्रूव होते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें, तो ग्रॉस मार्जिन 5.86 बेसिस पॉइंट, यानी कि लगभग 5.5-6% के आसपास ग्रॉस मार्जिन, लगभग 6% के आसपास ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है रिसेंट क्वार्टर में। और अगर हम 9 मंथ के बेस पे देखें तो वहाँ पे 3% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ग्रॉस मार्जिन तो कंपनी का एक्सपैंड हो रहे हैं, और अगर ये यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है तो शायद जो ग्रॉस मार्जिन है वो और तेज़ी से बॉटम लाइन पे फ्लो करेगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज का एक प्ले हो सकता है ये। उसके बाद फिर अगर हम बात करें एक्सपोर्ट रेवेन्यू की, तो आज की डेट में कंपनी जहाँ से रेवेन्यू कर रही है, तो आने वाले 3 से 4 सालों में कंपनी बोल रही है कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू ये डबल करेगी, यानी कि लगभग अगर आप देखें तो 18-20% का ग्रोथ ही एक्सपोर्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा बूस्ट होगा मार्जिन के लिए, क्योंकि शायद इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो डोमेस्टिक बिजनेस से ज़्यादा मार्जिन असर्टिव है। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट के 2 ट्रिगर्स तो ये हो गए। उसके बाद फिर अगर हम बात करें जो कंपनी ने रिसेंटली एक्विजिशन किए हैं, हेज़लनट फैक्ट्री और अरबिया फूड्स, तो अरबिया फूड्स के साथ ये जा रहे हैं फ्रोजन फूड्स में, और हेज़लनट फैक्ट्री जो वो एक प्रीमियम गिफ्टिंग टाइप कैफ़े कैटेगरी है, तो ये एक हाई मार्जिन सेगमेंट है, तो यहाँ से भी मार्जिन इनके इंप्रूव हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कंपनी जो नई नई कैटेगरीज में जा रही है, जैसे कि अपना फ्रोजन फूड मैंने बोला, बेकरी फूड्स, फिर पैकेज स्वीट्स, तो इस 3 कैटेगरीज में कंपनी इन फ्यूचर काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड करना चाहती है। आज की डेट में कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो यहाँ पे अगर हम इनके प्रेजेंटेशन में जाके देखते हैं, आई थिंक 65% के आसपास इनका एथनिक स्नैक्स से आता है। हाँ, तो अगर हम 9 मंथ का देखते हैं तो 67.4% का जो रेवेन्यू है वो इनका एथनिक स्नैक्स से आता है। अब धीरे-धीरे जो वेस्टर्न स्नैक्स हो गए या अदर कैटेगरीज़ हो गई, जैसे फ्रोज़न फूड हो गया या इनका रिटेल सेगमेंट जो ये नया लॉन्च किया है, उससे जैसे-जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा तो वहाँ पे वो जो सेगमेंट्स है वहाँ पे मार्जिन्स इनके शायद थोड़े से बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू नमकीन कैटेगरी, तो शायद इनका मार्जिन वहाँ से भी इम्प्रूव हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करें, इन्होंने पहला अपना QSR खोला है, जैसा हल्दीराम्स का आपने देखा होगा रेस्टोरेंट बीकानेर वाले का हो गया, तो उस तरह का इन्होंने अपना पहला QSR खोला है
राजस्थान में 2025 में, और आई थिंक आज के डेट में उनके 4 और 5 QSR इन्होंने खोल दिए हैं और ये धीरे-धीरे उनको टेस्ट कर रहे हैं, और अगर इनको वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो शायद ये इन फ्यूचर उसको काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर सकते हैं। क्योंकि इससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो अगर ऐसा आउटलेट हो तो कल को सपोज़ किसी कस्टमर को बीकाजी का कोई पैकेज फूड खरीदना है, तो अगर उसने उसका कोई रेस्टोरेंट देखा होगा तो उसके लिए ईज़ी होगा उससे रिलेट कर पाना। तो ये एक कैटेगरी एक तो ग्रोथ लाएगी, और दूसरा इनका जो सेकेंडरी मार्केट है जिसमें ये फ्रोज़न प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर नमकीन बेचते हैं अपनी, या भुजिया, कोई भी मतलब कुछ भी इनकी कैटेगरी इनके ब्रांड के अंडर जो बिकती है उसमें भी ऑटोमेटिकली सेल्स में बूस्ट आ सकता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा हिट हो सकता है। तो हमें मॉनिटर करना होगा कि ये सेगमेंट किस तरह कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इनके प्रेजेंटेशन में जाके देखते हैं, इन्होंने अपना रिटेल सेगमेंट में यहाँ पे ग्रोथ रेट दिया था जो कि काफ़ी सॉलिड नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखा तो बिजनेस परफॉर्मेंस रिटेल में देखें 86.6% का ग्रोथ, एक तो बेस छोटा है और दूसरा कंपनी यहाँ पे एक्सपैंड कर रही है काफ़ी तेज़ी से। फिर अगर हम देखें तो 9 मंथ के बेसिस पे 153% का ग्रोथ है। स्टोर काउंट देखें आप 14 से बढ़ के 23 पे पहुँच गए। इसमें हेजलनट फैक्ट्री के कैफेज भी इंक्लूडेड हैं और उसके साथ बीकाजी के जो QSR है वो भी इंक्लूडेड है। तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे कंपनी रोल आउट कर रही है स्टोर भी, और इन फ्यूचर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है जो हेजलनट फैक्ट्री के आज के डेट में 18 से 20 स्टोर हैं आई थिंक, तो वो लगभग 60 से 70 ले जाना चाहते हैं आने वाले 4 से 5 सालों में। तो कंपनी का ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोइंग सेगमेंट हो सकता है। उसके बाद जो अगला ग्रोथ सेगमेंट है वो है न्यू ज्योग्राफिक फुटप्रिंट। तो अब धीरे-धीरे कंपनी राजस्थान, असम और बिहार से निकल के यूपी, पंजाब और दिल्ली रीजन में एक्सपैंड कर रही है जहाँ पे इनका मार्केट शेयर काफ़ी लो है। तो जैसे-जैसे कंपनी वहाँ पे एक्सपैंड करेगी तो वहाँ से भी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से आ सकता है। तो कंपनी के पास काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं आज के डेट में अगर हम देखें, और कंपनी अगर हम देखें ओवरऑल दूसरे जो कैटेगरी में दूसरे प्लेयर्स हैं उनसे फिर भी कंपैरेटिवली आज के डेट में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है ग्रोथ वाइज अगर हम देखें, क्योंकि आज के डेट में भी 10% का आसपास इनका वॉल्यूम, 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टफ मार्केट है आज के डेट में और डिमांड जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स किया हुआ है क्रॉस कैटेगरीज। तो उसके बावजूद अगर कंपनी ग्रो कर पा रही है तो मतलब अगर थोड़ा सा एनवायरनमेंट इंप्रूव होता है तो शायद ग्रोथ रेट यहाँ से और भी इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट में इनका फिर भी यहाँ पे लगातार अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट में इनका ग्रोथ रेट फिर भी ठीक है। यहाँ पे अगर हम तो एक्सपोर्ट में अगर हम 9 मंथ बेसिस पे देखें तो ग्रोथ रेट अराउंड 58.7% है एक्सपोर्ट्स में। तो एक्सपोर्ट्स में आज भी कंपनी अच्छा कर रही है और इन फ्यूचर भी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है। तो ये कुछ की ग्रोथ ट्रिगर्स है जो कंपनी के इन फ्यूचर ग्रोथ को और मार्जिन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं कंपनी के जो इन फ्यूचर इनको एक अच्छा बूस्ट दे सकते हैं ग्रोथ टर्म्स में। लेकिन फिर भी आपको वैल्यूएशंस को इग्नोर नहीं करना है और साथ ही साथ प्राइस ट्रेंड को भी इग्नोर नहीं करना। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइजेशन थोड़ा होता है, थोड़ा सा वैल्यूएशन रीजनेबल होता है, तो शायद ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप इस कंपनी को अपने रडार पे जरूर रखें। फिर अगर हम बात करें कुछ की रिस्क फैक्टर्स की, क्योंकि रिस्क फैक्टर तो हर कंपनी में बिजनेस में रहते ही हैं, तो सबसे बड़ा रिस्क एज अ स्टॉक इन्वेस्टर मेरे को लगता है वैल्यूएशंस का और प्राइस ट्रेंड का। तो वैल्यूएशंस और प्राइस ट्रेंड जब दोनों ही अनफेवरेबल होते हैं तो आपको नहीं पता कि डाउनसाइड कहाँ तक जाएगी। क्योंकि अब सपोज एक और चीज़ है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे किसी ने जो 1000 पे लिया है तो वो भी यहाँ पे लेके बैठा है, यहाँ पे किसी ने अगर 700-800 की रेंज में लिया है तो काफ़ी सारा रेजिस्टेंस है। तो जब भी प्राइस यहाँ पे जाएगा फिर अपना नीचे को आएगा। तो इसलिए इट्स बेटर कि आज की डेट में स्टॉक को थोड़ा सा आप इग्नोर करें एज अ बाइंग कैंडिडेट, लेकिन इसको आप रडार पे रखें। जब ये एक अच्छा कंसोलिडेशन कर देगा उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट देगा तो शायद वहाँ पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन आज की डेट में यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को वैल्यूएशंस और जो प्राइस ट्रेंड है वो काफ़ी अनफेवरेबल लग रहा है। तो आज की डेट में ये बाइंग कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है कम से कम। फिर उसके बाद हम बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन जैसे हल्दीराम्स हो गया या बीकानेर वाला हो गया तो काफ़ी इंटेंस कंपटीशन है। इसमें रीजनल प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर आपका लोकल हलवाई होता है, तो कंपटीशन काफ़ी हाई है। इसलिए जो नमकीन कैटेगरी है वहाँ पे मार्जिन्स काफ़ी कम है इनके। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रीमियम कैटेगरी में जा रहे हैं, QSR सेगमेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ से इनका ग्रोथ रेट अच्छा आ सकता है और वो मार्जिन भी वहाँ पे इंप्रूव हो सकते हैं कंपनी के। लेकिन वहाँ ये जो कैटेगरी है यहाँ पे कंपटीशन जो है वो काफ़ी हाई है, ये भी आपको ज़रूर देखना है। फिर अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल के जैसे वेजिटेबल्स हो गए, पोटैटो, उसमें एडिबल ऑयल हो गया, फिर शुगर हो गया, पल्सेस हो गई, तो वो सब ये यूज़ करते हैं जिनके प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। और जैसे कि अभी वॉर चल रही है तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी बार सप्लाई चेन्स ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो उस वजह से भी इनके जो मार्जिन है वो काफ़ी जो स्टेबलाइजेशन मार्जिन में वो आना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए वो भी आपको ध्यान रखना है कि मार्जिन जो है इनके काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें। लेकिन कंपनी शायद यहाँ से
मार्जिन थोड़ा इंप्रूव कर पाएगी, क्योंकि कंपनी काफ़ी सारे प्रीमियम कैटेगरीज में जा रही है। वहाँ पे जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो उतना इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे ग्रॉस मार्जिन काफ़ी हाई होते हैं। तो शायद यहाँ से मार्जिन इंप्रूव हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको ये एक रिस्क फैक्टर देखना है कि जो उनका रॉ मटेरियल है वो भी काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है, तो इन फ्यूचर वो भी इनको प्रॉब्लम दे सकता है। फिर अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन रिस्क की, तो QSR सेगमेंट में इन्होंने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन QSR सेगमेंट को स्केल करना एक जगह से दूसरे जगह में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज इसमें फेल हो जाती है। तो ये भी एक रिस्क रहेगा, क्योंकि अगर इसमें कंपनी फेल होती है तो इनका काफ़ी सारा बिजनेस जो पैसा है वो भी इसमें लगा है वो भी लॉस होगा, और उसके साथ साथ फिर अब जो ग्रोथ रेट के जो हम ट्रिगर्स देख रहे हैं वो भी इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान ध्यान में रखना है कि QSR सेगमेंट को ये किस तरह से स्केल कर पा रहे हैं। तो इनका जो रिटेल, यहाँ पे इन्होंने जो अपने प्रेजेंटेशन में रिटेल बिजनेस के बारे में ग्रोथ रेट दिया है, तो उसको आप जरूर मॉनिटर करें कि वो स्लो डाउन हो रहा है या इंप्रूव हो रहा है या किस तरह से जा रहा है। क्योंकि अगर 86 से सपोज 86 से सडनली इनका ग्रोथ रेट सपोज 20% पे आया था या 25% पे आया था, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ग्रोथ रेट अच्छा है, लेकिन ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि ये जो ग्रोथ रेट है ये अपवर्ड्स ऑफ 50% रहना चाहिए फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि एक तो इनका जो स्केल है वो काफ़ी छोटा है, और दूसरा आज के डेट में बहुत ही कम स्टोर है, तो इन फ्यूचर काफ़ी तेज़ी से ये स्टोर खोल सकते हैं। तो ये एक आपको मॉनिटर करना चाहिए, और ये एक की रिस्क मेरे को आज के डेट में इस बिज़नेस में लग रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम आ जाते हैं अपनी समरी पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समरी में ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की। तो एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव थ्रू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज्ड ऑपरेटिंग लेवरेज। तो हमने जैसा कि बात किया कि वैल्यू एडेड सेगमेंट में कंपनी जा रही है, जिससे कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं, साथ ही साथ कंपनी का जो यूटिलाइजेशन लेवल है वो इंप्रूव हो सकता है, और उसके साथ साथ कंपनी नई कैटेगरीज में भी एक्सपैंड कर रही है। तो 3 सेगमेंट है जहाँ से कंपनी का ग्रोथ आ सकता है, और साथ ही साथ इनके मार्जिन जो है वो वहाँ उन कैटेगरीज में अच्छे हैं, तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी भी इन फ्यूचर अच्छे तरीके से इंप्रूव हो सकती है। लेकिन ये आपको मॉनिटर करना है, क्योंकि आज के डेट में जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल ग्रोथ रही है पिछले 2-3 सालों में इनकी, और उसका हम कुछ क्रेडिट मार्केट को भी देंगे, क्योंकि मार्केट ओवरऑल काफ़ी ठंडा रहा है डिमांड के परस्पेक्टिव से अगर हम देखें। लेकिन फिर भी कंपनी 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ कर रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन है। तो अगर ये कंडीशंस यहाँ से इंप्रूव होते हैं तो शायद इनका ग्रोथ रेट भी इन फ्यूचर इंप्रूव हो सकता है। फिर अगर हम बात करें डेट लेवल पे, तो डेट लेवल पे कंपनी डेट फ्री है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश फ्लोज पॉजिटिव है, थोड़े से और इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिटर्न मैट्रिक्स भी थोड़े वॉलेटाइल हैं, उसका रीजन मार्जिन ही अगेन, अगर मार्जिन स्टेबलाइज होंगे तो इनके रिटर्न रेशियोज भी, जो रिटर्न मैट्रिक्स हैं वो भी स्टेबलाइज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी रिटर्न रेशियोज जो है काफ़ी हेल्दी नजर आते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा और स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कंपनी के पास है। तो ओवरऑल जो हम ग्रोथ की फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें, तो फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और यहाँ से इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स में कुछ खराब नहीं लग रहा है। जो रियल प्रॉब्लम लग रही है वो है यहाँ पे वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स में। तो वैल्यूएशंस पी गिर गया यहाँ पे, अगर आप देखें काफ़ी गिरा है। अगर हम देखें तो पी रेशियो इनका देखते हैं, तो जो 100 के आसपास ये चल रहा था, 80-90-100 के आसपास, वो 60 का आ गया है, लेकिन फिर भी ये सस्ता नहीं है, क्योंकि ग्रोथ रेट उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर ग्रोथ रेट इंप्रूव होता तो शायद ये सस्ता हो सकता है। और सेम ट्रेंड मार्केट कैप टू सेल्स और प्राइस टू बुक में भी हमें यही दिख रहा है। जो 10 टाइम के आसपास प्राइस टू सेल्स पहुंच गया था, वो आज के डेट में 5.2 टाइम चल रहा है। उसका कुछ रीज़न है कि प्राइस में करेक्शन आया, और कुछ रीज़न में थोड़ा ग्रोथ आया, लेकिन फिर भी आज के डेट में चीप नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ से थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन, जो वैल्यूएशन में मॉडरेशन हुआ है, वहाँ से शायद इन फ्यूचर ये एक अच्छे रैली के लिए प्रिपेयर कर सकता है। सेम ट्रेंड अगर हम देखें प्राइस टू बुक में भी हमें यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन जो है वो फेवरेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पहले से थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन जो है कम जरूर हुए हैं, और यहाँ से अगर थोड़ा और वैल्यूएशन कम होता है ग्रोथ की वजह से या प्राइस करेक्शन की वजह से, और उसके बाद स्टॉक साइडवेज जाता है, तो शायद एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। फिर अगर हम बात करें टेक्निकल्स की, तो लास्ट वीक में कंपनी ने 52 वीक लो लगाया है, तो ये एक काफ़ी रिस्की फैक्टर रहता है। उसके बाद फिर अगर आप इस लेवल पे बाय करते हैं, तो आपको नहीं पता यहाँ से स्टॉक 15% गिरेगा, 20 गिरेगा, 25 गिरेगा, यू नेवर नो। क्योंकि अगर ग्रोथ यहाँ से खराब होता है, सपोज ग्रोथ का हम ट्रिगर्स देख रहे हैं, लेकिन अगर सपोज अगर ग्रोथ ही नहीं आता आने वाले 1-2 सालों में, तो यहाँ से वैल्यूएशन आपको ये जो 60 का मल्टीपल दिख रहा है, ये आपको बहुत जल्दी 25-30 पे पहुंच जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। तो इसलिए जब भी ट्रेंड अनफेवरेबल होता है, तब आपको उस स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप 6-8 महीने के या 1 साल 2 साल के पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं, तो भी आपको वेट करना चाहिए कि एक जो ये गिरना है वो पहले रुके, उसके बाद साइडवेज जाना शुरू हुआ है, उसके बाद आप इवेलुएट करें कि इसमें पोजीशन बनानी है कि नहीं बनानी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो प्राइस और जो वैल्यूएशन है वो हमें आज के दिन में काफ़ी अनफेवरेबल लग रहा है, और इस प्रकार ट्रेंड में आपको काफ़ी सतर्क रहना है कि इन फ्यूचर यहाँ से आप खराब डिसीजन लेंगे अगर यहाँ पे आप इनको बाय करेंगे। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको फिर भी लेना है आप लें, लेकिन ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है और मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ। हो सकता है स्टॉक यहाँ से एकदम घूम जाए और यहाँ से 50% बढ़ जाए आने वाले 1 सालों में, नो वन नोज दैट। लेकिन अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड बिल्कुल भी हमें फेवरेबल नहीं लग रहा है।
तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लाता रहूँगा, जिससे कि आप सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ को खुद हम किस तरह से डिफरेंट एंगल से, एस्पेक्ट से एनालाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।